मित्रगण, पाठक सांस्कृतिक सेवा में आप सबका स्वागत है। वैसे मैं जो बातें करना चाहता हूँ वह संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन संस्कृति बनने और बिगड़ने में युद्ध का बड़ा ही अहम रोल होता है। ये चीज़ हमने देखे यूरोप में, क्योंकि उनके जो हेरिटेज हैं, सांस्कृतिक धरोहर हैं, कितने अच्छे अच्छे पेंटिंग्स सेकेंड वर्ल्ड वार में बर्बाद हो चुके थे। कितने किलाएं सेकेंड वर्ल्ड वार में बम प्रहार से नष्ट हो चुका था। इसको उन्होंने बहुत अच्छे से संजोया है। आज हालात चीन ऐसे ही पैदा करता जा रहा है, क्योंकि ज़मीन की भूख उसकी मिटती नहीं, और वो ज़माना गया जब वह किसी की भी ज़मीन हड़प जाता था। उन दिनों शायद इतनी व्यवस्था नहीं थी, या लोग समझ नहीं पाते थे। सीमाओं का बहुत जगह रेखांकन नहीं हुआ था तो उसको इतने गहराई से परखा नहीं गया था, और उसका लाभ वो लेकर के हमेशा हमारे सीमा पर अतिक्रमण करता रहा है। 62 के युद्ध में उससे पहले उसने पंचशील का समझौता किया, जो पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसको उसने तोड़ा। हमारे ढेर सारे ज़मीन उसने हड़प लिए। अब एक बार फिर वो वही चाह रहा है। बातें बनाता है कि हम समझौता चाहते हैं, हकीकत कुछ और होती है, क्योंकि भारतीय के सिवा हर मूल के लोग और हर तरह के लोग छद्म युद्ध का सहारा अधिक लिया है। इसमें चीन सबसे नंबर 1 पर है। अब ये तो उनकी फितरत है। हम शांति प्रिय लोग माफ़ करते रहते हैं, लेकिन उसका नाजायज़ फ़ायदा दूसरे लेते रहते हैं। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। मैं एक बार इटली में था, तो वहाँ के लोगों का ये मानना था कि इटली को हिटलर के साथ युद्ध में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसका परिणाम ये हुआ कि इटली गरीब हो गया। ये वहाँ के लोगों की जो धारणा थी, क्योंकि मैं इतिहास से जुड़ा हुआ रहा हूँ, मैं साइंटिफिक पर्सन हूँ, पर मेरा फील्ड इतिहास का फील्ड रहा है, तो इतिहास वालों से बात होती रहती है। तो उनका यही सोच है कि इटली को सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर के साथ मिलने की आवश्यकता नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन से उसकी कोई सीधी दुश्मनी नहीं थी। पर उस टाइम का जो पीएम था इटली का, या जो भी राजनेता था, उसकी दोस्ती थी हिटलर से, इसीलिए वह उसके साथ जुड़ गया। जापान की अपनी समस्या थी। अल्टीमेटली सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। जो नुकसान हुआ वो मैंने आपको बताया, क्योंकि हमने देखा कि यूरोप के लोग अपने धरोहर के प्रति बड़े ही सजग हैं। वो एक एक चीज़ को संजोए हुए हैं, उसके ऊपर अच्छे खर्च करते हैं, अच्छी देख रेख में रखते हैं, और
जगह जगह उन्होंने लिख रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह बम्बार्डमेंट में ये किला उड़ा दिया गया, ये पेंटिंग खराब हो गई, उसके हिस्से ये बचे हुए हैं, आदि आदि। अब हमारा जो लद्दाख क्षेत्र है वह तो, मैं एक बार एक गांव में गया तो बता रहे थे कि 2000 साल का लिखित इतिहास हमारे पास है। लद्दाख के लोगों का मानना यह है कि या तो हमारे पास हमारे मित्र आते हैं या हमारे दुश्मन आते हैं। चीन दुश्मनी कर चुका है, पाकिस्तान दुश्मनी कर चुका है। जब वह सम्मिलित जम्मू कश्मीर राज्य था तो जितना उसका नुकसान किया जा सकता था कश्मीर के लोगों ने, मैं हिचकता नहीं इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीरी मुल्लाओं ने उनके बौद्ध संस्कृति को बहुत नुकसान पहुँचाया हुआ है। अब जो बची खुची चीज़ें हैं जो बच सकते हैं, बचाए जा सकते हैं, उसका अगर ये युद्ध हुआ तो सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो पक्की दीवारें बन नहीं सकती, क्योंकि पक्की दीवार बनने का मतलब है कि उस घर में कोई रह नहीं सकता। टेम्परेचर हमेशा माइनस में जाता है, -40, -48, -20 जगह के अनुसार और हाई अल्टीट्यूड के मुताबिक इतना टेम्परेचर जाता है। भारत सरकार ने कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए थे, जो बिल्डिंग है वो बहुत कामयाब नहीं है, क्योंकि ठंड में उसमें बैठना बड़ा ही कठिन हो जाता है। ठंड में क्या, केवल 2-3 महीने उसमें बैठा जा सकता है। मिट्टी, वहाँ जो दीवार बनाए जाते हैं, अगर आपने ग्रामीण सभ्यता भारत की देखी होगी तो मिट्टी को गोबर के साथ, वहाँ पे याक के गोबर और जौ की भूसी, इसका प्रयोग करके वहाँ के दीवार बनाए जाते हैं, उसमें लकड़ी लगाए जाते हैं और इस तरह वो अपने जान की रक्षा करते हैं, ठंड से रक्षा करते हैं। और उसी पर बौद्ध पेंटिंग, भगवान बुद्ध की प्रतिमा, उनकी चित्र और उनके टीचिंग्स, ये सारे उन्होंने रख रखे हैं। हजारों साल से उसको बचाए आ रहे हैं, पर ये चीनी लोग क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आता। इनकी नीयत तो 100% खोटी है। हमने आज न्यूज़ चैनल्स पे देखा कि उन्होंने पेंगोंग लेक में और अतिक्रमण करना चाहा, हमारे सैनिकों ने उनको खदेड़ दिया। पेंगोंग लेक बड़ा ही अच्छा लेक है। जब आप वहाँ जाएंगे तो उस लेक में दिन में कई बार वह रंग बदलता है, जिसको पत्रकार लोग फिंगर एरिया बोल रहे हैं। फिंगर्स है मीन्स वो पहाड़ की जो ऊंचाइयां हैं उसके वजह से वो प्रकाश किरण परावर्तित होता है और पेंगोंग लेक के जल में आता है, और इसलिए उसका रंग दिन में कई बार बदलता है। गिरगिट क्या रंग बदलेगा, उससे ज़्यादा वो लेक रंग बदलता है, लेकिन बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है। वो हमारे हिस्से में कम है, चीन के हिस्से में ज़्यादा है। अब उसको पूरा वो हड़पना चाहता है। हमारी छावनी वहाँ पे सीसुल वाली है, इसीलिए अगर चीनियों ने अतिक्रमण करने की कोशिश की है तो मैं कह सकता हूँ कि वो हमारे सैनिकों के हाथ अच्छी पिटाई खाए होंगे और फिर लौटे होंगे, क्योंकि जब ये पिट जाते हैं तो इनको पीछे मुड़ने में देर भी नहीं लगता, क्योंकि सबको अपना जान प्यारा होता है। वो भारत के सैनिक जैसे शूरवीर नहीं होते जो एक सैनिक जान की बाजी लगा देता है, अकेले भी
कई दुश्मनों को एक साथ साफ कर देता है, फिर भी पीठ नहीं दिखाता। चीनियों में ऐसा कुछ नहीं है। वो ठीक इसका उलट काम करेंगे। जैसे ही उनको लगेगा कि मेरी पिटाई हो जाएगी, जैसे ही उनको लगेगा कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो जान बचा के भागेंगे और फिर वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। मैं अपने पीछे वक्तव्य में बता चुका हूँ कि चीन की एक परंपरा रही है कि यदि बेरोजगारी हो जाए, भूमि की कमी हो जाए, तो आदमी को कम कर दो। कौन कम होगा ये पता नहीं है, लेकिन आदमी कम कर दिए जाएंगे। कैसे कम किए जाएंगे? तो या तो उनको लड़वा के मार दिया जाएगा, या उनको भूखे मार दिया जाएगा, या कैसे न कैसे उनको कम कर दिया जाएगा, या दूसरे की ज़मीन हड़प ली जाएगी। अब अभी कोरोना उन्होंने पैदा किया, दुनिया को उन्होंने सही समय पर जानकारी नहीं दी, अन्यथा दुनिया उसकी व्यवस्था कर सकती थी। जितना नुकसान हुआ है उतना नुकसान नहीं होता, पर उनकी जो एक आदत है झूठ बोलना, चोरी करना, मक्कारी करना, उसका ही परिचय उन्होंने वहाँ दिया है और हर बात को अपने ताकत के सहारे ढक देना, यही काम उन्होंने किया। आज उनके यहाँ भी बेरोजगारी बढ़ी है, आज उनके यहाँ भी समस्याएं बढ़ी हैं। इसीलिए वो चाहेंगे कि युद्ध हो जाए। जितने लोग कम हो जाएंगे वो ज़्यादा ठीक, नहीं कम हुए तो हम उतनी ज़मीन हड़प लें, ये उनकी मंशा होगी, नीयत होगी। वैसे भी कम्युनिस्ट वालों की एक मंशा है कि सारी दुनिया कम्युनिस्ट हो जाए, यह उनकी मंशा है। ये जैसे इस्लाम की एक मंशा है कि सारी दुनिया इस्लाममय हो जाए, वैसे ही कम्युनिस्ट वालों की भी मंशा है। उसमें रूस वैचारिक आधार पर कम्युनिस्ट फैलाना चाहता है, कार्य के आधार पर फैलाना चाहता है। चीन इसका विपरीत हर तरीके का इस्तेमाल करता है, वैचारिक, आर्थिक और ज़बरदस्ती किसी तरह कम्युनिस्ट को लाना है। और उसी का एक हिस्सा था 1962 का युद्ध। अब इस टाइम भी कमोबेश वही स्थिति हो रही है। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े सोचने वाले थे महाभारत युद्ध में। भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, विदुर थे, भगवान कृष्ण थे। सब ने एक से एक नीति और उपदेश का बखान किया, पर दुर्योधन ने नहीं माना। क्योंकि जैसे रावण ने कहा था कि एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, और राम रावण युद्ध हुआ था और रावण का समूल नाश हो गया था। उसी बात को दुर्योधन ने दोहराया था कि शुचि अग्रे न दातव्यम बिना युद्धेन केशव, सुई के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध के, हे केशव। यही हमारा अंतिम फैसला है। अगर समझने की बात होती तो भगवान स्वयं समझा रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि होनी कुछ अच्छी नहीं दिख रही। ये मैं अपने ज्योतिष के वक्तव्य में कई बार बता चुका हूँ और वो हमें दिख भी रहे हैं। अगर चीन और महाराज जिनपिंग रावण और दुर्योधन वाला सोच ही रखेंगे तो अब दुनिया को एकजुट हो जाना चाहिए। उसकी 100% आर्थिक नाकेबंदी कर देनी चाहिए। उसको उसकी गलती का एहसास करा दिया जाना चाहिए। नहीं तो सारी दुनिया एक चीन के वजह से पुनः गरीबी के दलदल में जा चुका है और उससे ज़्यादा गरीबी के दलदल में चला जाएगा। पब्लिक खाने, कपड़े और जो विकास किया है उसको खो देंगे।
यह मानवोचित गुण नहीं है। जो संस्कृति की रक्षा हम पीछे से करते आ रहे हैं, उसमें से कितने धरोहर नष्ट हो जाएंगे। जैसे जब इराक का पतन हुआ तो जो बेबीलोनियन दजला फुरात घाटी की सांस्कृतिक धरोहर थी, वो लोगों के द्वारा या तो लूट लिए गए या चुरा लिए गए या युद्ध में नष्ट हो गया। मैं बस इतना जानता हूँ कि युद्ध ऐसे ही हमारे सांस्कृतिक धरोहर का नाश करता है। दुनिया में इतने विचार करने वाले लोग हैं, विचारक हैं, थिंक टैंक हैं, बड़े से बड़े नेता हैं, बड़े से बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो चीन का 100% आर्थिक नाकेबंदी क्यों नहीं करते? अगर उसकी आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे तो शायद चीन को बात समझ में आने लगेगी। मैं मानता हूँ कि चीन हर तरह से एक सक्षम राष्ट्र है। उसके पास पैसे भी हैं, डॉलर भी बहुत हैं, उसके पास टेक्नोलॉजी भी बहुत है, उसने बहुत सारी उन्नति कर रखी है। बम बारूद हर कुछ उसके यहाँ बनता है। उसके अनुपात में भारत कम बनाता है, क्योंकि यहाँ सोच अलग है। भारतीय कभी युद्ध नहीं चाहते। वो जो भी शस्त्र अस्त्र बनाते हैं केवल अपनी रक्षा के लिए बनाते हैं, ना तो दूसरे पे आक्रमण के लिए बनाते हैं, ना ही कुठाराघात के लिए बनाते हैं। इसीलिए वो उस दिशा में कम आगे जाते हैं। चीन इसका ठीक विपरीत करता है। तो अगर युद्ध हुआ तो वह ज़्यादा दिनों तक उसको खींच सकता है, लेकिन युद्ध का निर्णय अब ज़्यादा दिनों तक होगा या थोड़े में हो जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि महाभारत युद्ध में बर्बरीक ने कहा था कि मैं 3 बाण में सारे युद्ध को समाप्त कर दूंगा। किसी ने 3 दिन बताए थे, किसी ने 5 दिन बताए थे, पर बर्बरीक ने बताया था कि मैं 3 बाण में ही इसको समाप्त कर दूंगा। ये युद्ध अगर होगा तो अंतिम युद्ध एटॉमिक वार ही होगा। पहला एटम बम कौन चलाएगा ये पता नहीं, लेकिन दूसरा चुप नहीं बैठेगा। और यदि एटॉमिक वार हो गया तो फिर दुनिया नष्ट हो जाएगी, दुनिया की प्रजा गरीब हो जाएगी। जो चीन की प्रजा है वह इन बातों को अपने सरकार को क्यों नहीं समझाती? हमारे देश में जो कम्युनिस्ट के लोग हैं वो मैसेज चीन तक क्यों नहीं पास ऑन करते? क्या चीन के पैसे पे पलते रहेंगे और सारे मानवीय विचारों को, मानवीय मूल्यों को नष्ट करवा देंगे? यह तो उचित नहीं है। हर तरफ शांति चाहने वाले लोग हैं। यह तो एक निरंकुश शासक, जिसे डिक्टेटर बोलते हैं, शी जिनपिंग जी डिक्टेटर जैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या वो दुनिया को नष्ट करके ही दम लेंगे? अगर ऐसा ही लिखा है तो कोई रोक नहीं सकता। पर क्या दूसरे नष्ट हो जाएंगे और चीन बच जाएगा? क्या चीन की जनता इस बात को नहीं समझ पा रही है? अगर नहीं समझ पा रही है तो इसी को कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। धन्यवाद। अगर हमारे विचारों को कोई भी व्यक्ति शी जिनपिंग जी के पास तक पहुंचा सकें तो पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।